एक थी शिरीन, ये इस कहानी का 11वां भाग है। तो आप यहां हैं। यह स्पष्ट था कि महादेव प्रताप सिंह भीम सिंह का बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि वो तुरंत ही भीम सिंह का अभिवादन करने के लिए बाहर आ गए थे। भीम सिंह ने उन्हें उनकी झुकने वाली अभिवादन मुद्रा से उठाया और गले से लगा लिया। महादेव प्रताप सिंह ने कहा, आठवें भाई, आप यहां आ ही गए। महादेव प्रताप सिंह भीम सिंह से पहले वहां पहुंचे थे। वो जानते थे कि वो शिरीन के साथ बातें करने में व्यस्त थे और इसीलिए वो उन दोनों को परेशान नहीं करना चाहते थे। जाहिर है, महादेव प्रताप सिंह और भीम सिंह के बीच का संबंध अन्य लोगों की तुलना में बेहद करीब था और इसीलिए वो बातचीत के चक्कर में रमाकांत राव और दोनों बहनों को अनदेखा सा कर बैठे थे। वजीर श्याम सिंह की बड़ी बेटी शशिकला भी रमाकांत राव और उनकी बहनों के साथ थी। वो सभी अपना सर झुकाकर घुटने टेक कर बैठे हुए थे। निचले ओहदे के अधिकारियों और जनता जैसे निचले क्रम वाले समाज के सदस्य के रूप में वह अनुमति के बिना ताज के राजकुमार को देखने के लिए अपना सर भी नहीं उठा सकती थी। हालांकि अब उनके घुटने उस स्थिति में होने के कारण दर्द कर रहे थे, इसीलिए वो महादेव प्रताप सिंह के प्रति आक्रोश महसूस कर रही थी। क्योंकि पार्वती अभी भी युवा और कम दिमाग की थी, इसीलिए वो अपनी उपस्थिति याद दिलाने के लिए एक बार खांस पड़ी। महादेव प्रताप सिंह को याद आया कि वो चारों भी वहीं मौजूद हैं और उन्होंने तुरंत ही शशिकला की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो आप श्याम सिंह के परिवार से हैं? उन्होंने रमाकांत राव की ओर अपनी नजरें घुमाई और पूछा, और तुम मुझसे झूठ बोलना चाहते थे? रमाकांत राव एक ही समय पर क्रोध और घबराहट महसूस कर रहा था। वो इस तथ्य से इनकार करता रहा कि उसने महादेव प्रताप सिंह से झूठ बोला था, क्योंकि वो भीम सिंह की तुलना में शब्दों के साथ खेलने में उतना समझदार नहीं था। इसीलिए उसका दिमाग खाली हो गया था और वो उपयुक्त स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहा था। शशिकला चालाक थी और इसीलिए उसने जल्दी से एक नरम आवाज में जवाब दिया, महाराज, कृपया हमें क्षमा करें। मैं अकेले बाहर घूम रही थी तो महामहिम और ये दोनों राजकुमारियां मुझे मिल गईं। उन्हें डर था कि हम खो सकते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे समझाया और रात में अकेले से बाहर घूमना मेरे लिए खतरनाक है कहकर, क्योंकि वो सज्जन व्यक्ति हैं, उन्होंने मुझे अपने साथ शामिल होने का न्योता दे दिया। कुछ समय तक घूमने के बाद हम इस नीलामी घर के सामने आ पहुंचे। मैं चाहती थी कि हम भी उसके अंदर एक नजर मार लें, भले ही राजकुमार इसके खिलाफ थे। मेरा मन रखने के लिए राजकुमार ने सब कुछ किया। कृपया उन्हें माफ कर दीजिए, सारी गलती मेरी है। रमाकांत राव को समझ आ गया था कि शशिकला क्या खेल खेल रही है। उसने भी जल्दी से कई बार सर अपना हामी में भरते हुए हिलाया और कहा, हाँ, यही हुआ था। शशिकला द्वारा दी गई व्याख्या आश्चर्यजनक रूप से सच लग रही थी। यदि केवल रमाकांत राव ने ये बात अच्छे से समझाई होती तो लोगों को उनकी कहानी पर और ज्यादा विश्वास हो सकता था। तथापि भीम सिंह ने अपने पंखे को अपनी हथेली पर फंसा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो ये बात है। ये तो मुझे कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन आप इतना घबराए हुए क्यों थे? क्या आपने कुछ गलत किया है भाई? रमाकांत राव अब पूरी तरह से घबराया हुआ था। उसका मन महामहिम के चेहरे पर लात मारने का कर रहा था। उसने खुद को शांत किया और उन्हें बताया कि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जब वो महामहिम से मिला तो वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ और उत्साहित था, जिस कारण उन्होंने इस प्रश्न का सही अर्थ समझे बिना ही उत्तर दे दिया। बहरहाल उनके तर्क उन्हें आश्वस्त नहीं कर पाए। महादेव प्रताप सिंह ने रमाकांत राव द्वारा दिए गए किसी भी स्पष्टीकरण का विश्वास नहीं किया। हालांकि उन्होंने शक को अपने मन में ही रखा। जब महादेव प्रताप सिंह अपने कमरे में लौटने वाले थे तो उन्होंने रमाकांत राव पर उदासीन दृष्टि डाली और कहा, यदि आप ऐसा कहते हैं तो मान लेते हैं। आठवें भाई, आप मेरे साथ आइए। भले ही रमाकांत राव शर्मिंदा था, मगर उसे राहत मिली थी कि उसे ताज के राजकुमार से झूठ बोलने का दोषी नहीं ठहराया गया था। अब वो दोनों बहनें और शशिकला के साथ नीलामी घर से निकलने के लिए तैयार था। पहली मंजिल, जहां से काफी शोर आ रहा था, अचानक बहुत शांत हो गया था। शिरीन ने पर्दा हटाकर नीचे की ओर झांका। उसने देखा कि नीली शर्ट में लड़कों का एक समूह नीलामी घर में घुस चुका था। लड़के लगभग 11 से 12 साल के थे और उनमें से हर एक के बाल काले थे, जिसे बांस की एक बाल पट्टी से बांध दिया गया था। अविश्वसनीय रूप से वो सभी समान ऊंचाई के थे और बहुत अच्छे भी दिख रहे थे, और उन सभी की गतिविधियों में एक नजाकत थी। जब वो आगे बढ़ रहे थे तो उनकी नीली शर्ट थोड़ी फूल गई।
मानो वो एक लहर पर सवार हो। ये देखने में एक शानदार और मनभावन दृश्य था। इसी बीच वातावरण दवा की सुगंध से भरा हुआ लग रहा था, जो कि ताजा थी। संत जयराम जी आ गए हैं। मौर्य कबीले के संत यहां हैं? किसी ने उत्साहित होकर कहा और नीचे की ओर देखा। शिरीन ने उस शरीर की पुरानी मालकिन की यादों से संत जयराम जी के बारे में पता किया तो उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। संत जयराम जी उन 3 कुलों में से एक कुल के अधिपति थे जो पूरे देश में प्रसिद्ध थे। उनके शिष्यों को मुख्य रूप से चिकित्सा और चिकित्सा संबंधी कौशल का अभ्यास करने के लिए तैयार किया गया था। इसीलिए वो शायद युद्ध कला के पारंगत सदस्य नहीं थे। हालांकि उनके कुल का चिकित्सा कौशल सबसे अच्छा था और जिन गोलियों का उन्होंने उत्पादन किया था वो काफी दुर्लभ थी और प्रत्येक युद्ध कला का व्यवसाय करने वाला उनकी उन गोलियों के लिए तरसता था। मौर्य कबीले के अधिपति के पास चिकित्सा अमर का खिताब था, क्योंकि वो किसी भी गंभीर बीमारी को बिना ज्यादा मेहनत किए ठीक कर सकते थे। ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही थी कि वो कुछ चमत्कार भी कर सकते हैं, जैसे कि रोगी की छाती को काटना ताकि वो अपने दिल को बदल सकें और जिंदा रह सकें, या फिर मानव खोपड़ी खोलने के लिए नुकीले औजारों का उपयोग कर सकें, वो भी जब रोगी होश में हो। संत जयराम जी उनकी सबसे छोटी और एकमात्र महिला शिष्या को अपने साथ लाए थे। वो बहुत समझदार और गुणवान भी थी, इसीलिए वो गुरु की पसंदीदा शिष्या थी। उसके चिकित्सा कौशल संत जयराम जी जितने अच्छे तो नहीं थे, मगर वो अपनी विशेषता को अच्छी तरह से पहचानती थी और उसने अपने अभ्यास जीवन के दौरान एक शिष्य के रूप में कई अनोखी बीमारियों को ठीक किया था। इसीलिए सभी उसे बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वो बहुत सुंदर थी और इसीलिए उसे गुलाब की कली के रूप में भी जाना जाता था। शिरीन ने अपनी उंगलियां मेज पर मारकर आवाज की और साथ ही उसने नीलामी घर में प्रवेश के द्वार पर अपनी टकटकी लगा रखी थी। वो जानना चाहती थी कि महान संत दिखते कैसे हैं। वो उन्हें देखने के लिए काफी उत्सुक थी। संत जयराम जी वास्तव में एक देवता की तरह थे और शब्द उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकते थे। उन्होंने हल्के नीले रंग की पोशाक पहनी हुई थी जो काफी हल्की लग रही थी और ऐसा लग रहा था मानो वो पोशाक उनकी त्वचा पर तैर रही हो। उनकी चाल और ढाल दोनों में काफी विनम्रता थी। जब उसने अंत में स्पष्ट रूप से संत जी का चेहरा देखा था तो वो चौंक गई थी। संत जी का 70% चेहरा अकल्पनीय रूप से उसके पिछले जीवन वाले चेहरे जैसा था। संत जी के बाजू में एक 20 वर्षीय युवक खड़ा था। वो गुस्से वाला लग रहा था। वो लंबा और मजबूत कदकाठी का था, जबकि उसका चेहरा काफी नुरानी और शानदार रूप से सुंदर लग रहा था। वो एक बैंगनी पोशाक में था जिस पर एक अजगर कढ़ाई करके बनाया गया था और वो संत जी के पास ऐसे खड़ा था जैसे वो उनका अंगरक्षक हो। शिरीन उस युवक की पोशाक को घूरे जा रही थी। उसे लग रहा था कि वो युवक भी एक राजकुमार है। उसने अपने सवालों के जवाब के लिए ज्यादा समय तक इंतजार नहीं किया, क्योंकि रमाकांत राव उन्हें देखकर जोर से चिल्लाए, चौथे भाई, और उसकी ओर भागने लगे। शिरीन को आखिर उस सुंदर आदमी की पहचान पता लग चुकी थी। वह सिंह परिवार के चौथे राजकुमार थे, भूदेव सिंह। भीमपुर राज्य के राजा के पास कई राजकुमार थे, लेकिन भूदेव सिंह के पास मुकुट राजकुमार के साथ प्रतिस्पर्धा करने का उच्चतम मौका था। उनकी मां वर्तमान में धौलपुर राज्य के शाही खानदान से थी। राजा को यह परिवार अपनी बराबरी का लगा, क्योंकि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि अत्यंत प्रतिष्ठित थी। उनके दादाजी एक अत्यंत गुणवान सेनापति थे जो धौलपुर साम्राज्य की सेना का नेतृत्व करते थे। हालांकि वो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके थे, लेकिन उनके परिवार में जो शक्ति और प्रतिष्ठा थी वो अभी भी मजबूत थी और उनके अधीन कई वफादार आदमी थे जो सेना में महत्वपूर्ण पदों पर थे। इसीलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं थी कि धौलपुर राज्य की आधी सशस्त्र सेना उनके परिवार के हाथों में थी। इसके अलावा राजा विशेष रूप से उनके परिवार को महत्व देते थे, जैसे कि वो उनके हथियारों में से एक हों। आधे से अधिक मंत्री और सरकार के लिए काम करने वाले अधिकारी उनके परिवार के अधीन थे। इन्हीं बड़े और खास संबंधों के कारण चौथे राजकुमार भूदेव सिंह के पास ताज राजकुमार के पद को संभालने की पर्याप्त शक्ति थी। इसके अलावा भूदेव सिंह का व्यक्तित्व बहुत अच्छा और प्रतिष्ठित था। वो वर्तमान ताज राजकुमार महादेव प्रताप सिंह से 1 वर्ष छोटा था और अपनी आत्मशक्ति में हेर फेर करने में काफी प्रतिभाशाली था। वो युद्ध के मैदान में भी अपने दादा का साथ काफी बार दे चुके थे।
जिस कारणवश उनके नेतृत्व कौशल को काफी अच्छा बताया गया था। वो युद्ध में अपने सैनिकों का नेतृत्व करने के साथ साथ युद्ध की योजना बनाने में भी एक विशेषज्ञ थे। यह कहा जाता है कि भीमपुर राज्य के नेता और अधिकारी हमेशा उनका साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ तक कि शिरीन के पिता वजीर श्याम सिंह ने भी चौथे राजकुमार को अपना साथ दे रखा था और उनकी असाधारण तरीके से देखभाल किया करते थे। दूसरी ओर महादेव प्रताप सिंह उस रानी के बेटे थे जो पहले ही गुजर चुकी थी। रानी के पास एक मजबूत पारिवारिक पृष्ठभूमि भी नहीं थी और इसीलिए यदि उनके पास कम उम्र में उच्च कोटि का ज्ञान या फिर अपनी भावना शक्ति में हेरफेर करने की असाधारण क्षमता नहीं होती तो मुकुट राजकुमार के रूप में उनकी स्थिति चौथे राजकुमार द्वारा ले ली जाती। बहरहाल मुकुट राजकुमार के रूप में महादेव प्रताप सिंह की स्थिति बहुत स्थिर नहीं थी। सरकारी अधिकारियों का उन पर कोई भरोसा नहीं था और उन्हें उनसे ज्यादा समर्थन नहीं मिलता था। इसके अलावा अन्य राजकुमारों में से अधिकांश ने चौथे राजकुमार को अपना समर्थन पहले ही दे रखा था, तभी वो महादेव प्रताप सिंह से अपनी दूरी बनाए रखते थे। यहां तक कि रमाकांत राव जो शुरू में चौथे राजकुमार के पक्ष में नहीं थे, वास्तव में महादेव प्रताप सिंह का सम्मान नहीं करते थे और ऐसा करने का एकमात्र कारण था क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। हालांकि रमाकांत राव ने अंततः चौथे राजकुमार का पक्ष लिया जब उन्होंने उसके लिए एक छोटा सा एहसान किया था, क्योंकि महादेव प्रताप सिंह ने अभी अभी उनका अपमान किया था। रमाकांत राव भूदेव सिंह को देखकर काफी उत्साहित हो गए थे और जल्दी ही उन्हें और संत जी दोनों को ऊपर ले जाने लगे। भूदेव सिंह को जल्दी ही रमाकांत राव से पता चला कि मुकुट राजकुमार भी वहां थे, इसीलिए उन्होंने हंसते हुए कहा, मेरे महाराज, क्या आप भी यहाँ आए? मैं यहाँ आपको नमस्कार करने के लिए आया हूँ। इससे पहले कि वो महादेव प्रताप सिंह के कमरे में पहुंचे, उनकी हंसी अचानक से रुक गई और उन्होंने एक क्षण बाद सम्मानजनक अभिव्यक्ति के साथ तुरंत वापसी की। रमाकांत राव आश्चर्यचकित था और उसने पूछा, चौथे भाई, क्या हुआ? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर सके, भूदेव सिंह ने उसे चुप कराने के लिए अपने हाथ लहराए। संत जी थोड़ा भड़क गए और पूछा, महाराज, क्या हुआ?